जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी अंग संग रहें, गुरु जी सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग निधि आंटी जी, राज अंकल जी के घर पे दिनांक 31 अगस्त 2024 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे सुनना आपको जरूरी है। गुरु जी महाराज किसी संगत को ऐसे जोड़ लेते हैं जो आप कभी सुने नहीं होंगे। 13 वर्ष के अवस्था में गुरुजी अपनी संगत को जोड़ लेते हैं और सेवा करवाते हैं, और ऐसी ऐसी सेवा कराते हैं 13 वर्ष में, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या यह संभव है? जो असंभव है वो संभव हो जाता है। इस सत्संग में आप सुनेंगे, आपको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि गुरुजी कितने शक्तिशाली हैं। विश्व में ऐसे गुरु नहीं मिलते। इसलिए संगत जी, आपसे आज हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक सुनिए। इस सत्संग में आपको अनेकों सवालों को जवाब आपको मिलेंगे, जो आप सोचते रहते हैं गुरु जी के प्रति कि गुरु जी हमें कब ब्लेस करेंगे। सत्संग तो हम बहुत सुनते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, लेकिन गुरु जी किसको जोड़ते हैं, अपनी संगत किसको बनाते हैं, इस सत्संग के माध्यम से संगत जी आज आप सुनेंगे। जब गुरु जी 13 साल में ही किसी को जोड़ लेते हैं और आज तक सेवा कराते हैं गुरु जी। चलिए गुरु जी की आज्ञा से अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग ले। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी स्वयं कहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा गूढ़ है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी संत महात्माओं ने इसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया है, ताकि उस संबंध के बारे में हमें कुछ बोध हो सके। संसार के सब रिश्ते स्वार्थ और गरज से बंधे होते हैं, लेकिन गुरु का और शिष्य का रिश्ता पवित्र है, निस्वार्थ है, जिसकी तुलना हम एक हद तक माता और बच्चों के संबंध से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार माता बेगरज प्यार के साथ बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, हर प्रकार से उसका ध्यान रखती है, अपने सुख की चिंता न करते हुए अपने बच्चे को संभाला करती है। संगत जी, ठीक उसी प्रकार शिष्य जब सदगुरु के घर जन्म लेता है, शिष्य जब सदगुरु के शरण में आता है, तब वह परमार्थ के निरा अनजान होता है। उसकी संपूर्ण बुद्धि और गति एक प्रकार की मलिनता से भरी हुई होती है, जिसमें वह रात दिन फंसा रहता है। मन और बुद्धि उसे बाहरी जगत में फैलाते हैं। गुरु मन इंद्रियों को स्थिर करने का साधन प्रदान करते हैं तथा अपने आंतरिक ध्यान द्वारा इनको एकाग्र करते हैं, और शिष्य की बुद्धि को स्थिर करके उसे माया की मलिनता से निर्मल भी करते हैं। संगत जी, गुरु का आत्मिक ज्योति से परिपूर्ण सौंदर्य जीवों को अपनी प्रेमी बनाकर भवसागर से गुरु जी पार भी लगाते हैं। संगत जी, सदगुरु का प्रेम और उनकी भक्ति अत्यंत कठिन है। इसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे प्रेम प्राणों की कुर्बानी का नाम है, यह सिर देने का मार्ग है। सिर देकर ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात आपको संपूर्ण सब कुछ गुरु जी पे न्यौछावर कर देना है। यह बेगर्जी का सौदा है। साधक को चाहिए कि बिना किसी प्रतिदान अथवा प्राप्ति की आशा किए बिना अपने तन मन प्राण और ईमान तक को गुरु के प्रेम में न्यौछावर कर दे। ऐसा लगे कि मैं सब कुछ गुरु का ही हूँ, ये सब कुछ गुरु का है, सब कुछ गुरु को समर्पित कर दें। संगत जी, सच्चा प्रेम बिना गुरु भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रेम का उल्लेख साईं बुल्ले साहब जी ने भी एक शब्द में इस प्रकार करते हैं, ना जीवा गुरु मैं तेरे बिना ना जीवा, ए ना सुक्या फुला विच बास नहीं, परदेश गया दी कोई आस नहीं,
जेड़े साई सजन साडे पास नहीं, ना जीवा महाराज मैं तेरे बिना ना जीवा महाराज। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि जब हम भगवान को समर्पित कर देंगे कि सब कुछ आप ही हैं, हर श्वास में हैं, हर पल में हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी अंग संग रहने का। जय गुरु जी। संगत जी आइए आगे का सत्संग अंकल जी से सुनते हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी अंकल। गुरु जी का इतना बड़ा जो आज दुनिया में प्रताप चल रहा है, अभी भी मैं तकरीबन रोज ही सत्संग में सेवा लगी होती है। अभी भी सेवा करके लंगर की तो घर पहुंचा हूं। संगत से यही है, आज भी बात हो रही थी कि गुरु जी के सत्संग का प्रताप हम लोगों के ऊपर इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है, और गुरु जी हर किसी को अपने हिसाब से इतनी सेवा बख्श रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं, यही बात हुई कि यार कभी गुरु जी के आने से पहले जब गुरु जी ने ये दात बख्शी सत्संग की, इससे पहले तो इतने सत्संग नहीं होते थे। आज की डेट में गुरु जी ने अपनी संगत पे इतनी कृपा कर रखी है, पूरी दुनिया पे कृपा कर रखी है कि अगर आप चाहो तो रोज सत्संग में जा सकते हो, सत्संग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो और कोई ना कोई सत्संग आप सुन सकते हो। इतनी ब्लेसिंग जो गुरु महाराज ने हम सबको बख्शी है, उसके लिए सारी संगत की तरफ से गुरु जी का लख लख शुक्राना कि हमें ऐसे ही गुरु जी अपने चरणों में बिठाए रखें और ऐसी ही सेवा वध चढ़ के हमें गुरु जी देते रहे। मेरे को गुरु जी ने 13 साल की उम्र में ही अपनी सेवा में जलंधर मंदिर में रखा था, और सबसे एक जो बड़ी प्यारी एक दात गुरु जी ने मेरे को बख्शी है। मेरे को कई बार लोग कहते हैं संगत में कि आप अंकल वो सत्संग सुनाओ, वो सत्संग सुनाओ, बट कई बार वो सत्संग सुनाने में ना मैं हिचक जाता हूँ। मैं क्या यहाँ पर नॉर्मल सत्संग में कई तो गुरु जी को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, बट कई संगत नई संगत होती है तो उनके सामने वो चीज सुनानी या तो गुरु वाला ही समझ सकता है या मैं समझ सकता हूँ कि वो जो गुरु जी ने कृपा एक बड़ी छोटी सी एक प्यारी सी करी थी मेरे ऊपर, वो हम लोग ही समझ सकते हैं। वो मैं आपको बस याद आया तो मैं क्या आपके साथ बिल्कुल शेयर करूं। तो जब 13 साल की उम्र में गुरुजी ने मेरे को सेवा में रखा, थोड़ा समय निकला था तो गुरुजी जलंधर मंदिर में अकेले थे। तो मैं वहीं पर था खड़ा, तो गुरुजी ना लॉबी में कभी दाएं जा रहे, कभी बाएं जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, और बार बार ना घड़ी में टाइम देखे जाए अपने, जो गुरुजी अपने हैंड वॉच डालते थे उसमें बार बार टाइम देखे जाए। मेरे को आके फिर गुरुजी ने बोला, कहते मैंने ना स्टेशन किसी को मिलने जाना है, अभी कौन फ्री होगा। तो वहां जलंधर में मेरे चाचा जी के पास उस टाइम पे कार होती थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं चाचा जी को फैक्ट्री फोन कर दूं,
वो गाड़ी लेके आ जाएंगे। तो गुरुजी ने बोला नहीं, वो फैक्ट्री में होगा, बिजी होगा, काम कर रहा होगा, उसको मैं काम से तंग नहीं करना चाहता। तो फिर ऐसे ही गुरुजी के जलंधर मंदिर के पीछे एक कोछड़ फैमिली रहती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अर्जुन को बोलूं जाके? हाँ, कहते जा अर्जुन को बोल के आ, गाड़ी लेके आए, उसको बोलना जल्दी आ जाए, जैसे भी है वैसे ही आ जाए फटाफट। मैं साइकिल उठाया तो मैं पीछे गया। तो पीछे ही डिफेंस कॉलोनी के पीछे एक एरिया है, मास्टर तारा सिंह नगर। तो वहां गया तो मैंने बेल दी। तो मैंने अर्जुन को बोला, मैं कहा अर्जुन ऐसे ही गुरुजी ने बुलाया तेरे को, गाड़ी ले और जल्दी चल। तो उसी टाइम उठा तो गाड़ी उठाई आ गया। आया तो गुरुजी ने आते ही उसको बोला, अर्जुन गाड़ी की चाबी दे और तू जा वापस। मैं सोचने लग गया, मैं कहा यार लगता है कोई बड़ा कोई सीक्रेट कोई काम होगा गुरुजी का, जो गुरुजी ने शायद अकेले ही जाना है। क्योंकि मेरे को इतना मैंने देखा हुआ था कि गुरुजी गाड़ी चला लेते थे। जब गुरुजी चंडीगढ़ से आए थे तो गुरुजी के पास एक फिएट कार होती थी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ था कि गुरुजी गाड़ी चला लेते हैं। मैं कहा शायद गुरुजी ने अकेले ने जाना होगा कहीं। तो जैसे टाइम हुआ तो गुरुजी ने ना फटाफट मेरे को बोला, चल चल जल्दी 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 कर, दरवाजे बंद कर, ताला लगा, चल चले। तो मैंने फटाफट दरवाजे बंद करे और गेट बंद किया। तो मैं जैसे ही घूमा तो गुरुजी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए थे, दूसरी सीट पे आगे बैठे हुए थे। तो मैं जाके ऐसे गुरुजी के पास खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी गाड़ी कौन चलाएगा? कहते जल्दी आ, तू बैठ इत्थे, गड्डी तू चला। तो मेरा ना हासा निकल गया। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं साइकिल ही बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ, तो गाड़ी तो मैंने कभी चलाई नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैंने। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, इधर आ इधर आ इधर आ। मेरे को ड्राइविंग सीट पे बिठाया, मेरे को बोला ये ले चाबी, उसमें डाल, सेल्फ मार, क्लच को, जो गुरुजी के वर्ड थे मैं वैसे बताता हूँ। कहते गड्डी स्टार्ट कर, क्लच नु फड़, आ पहला गियर, आ दूजा गियर, तीजा पान दी अजे लोड़ नहीं, आपां नेड़े ही जाना वा। ते कहते बस क्लच नु छड़, रेस नु दबा और विचकार ब्रेक। अगर गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक दबा देना। ऐसे मेरे को 2 सेकंड में गुरुजी ने समझाया। तो मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार गुरुजी साथ बैठे हैं तो पता नहीं अब शायद इतना ही सौखा होगा गाड़ी चलाना। तो मैंने सेल्फ मारा, क्लच दबाया, गाड़ी गियर में डाली और जैसे ही मैं आगे ली तो गाड़ी बंद होगी। तो गुरुजी ने बोला हाँ पहली बार ऐसे ही होता है, चल दोबारा मार सेल्फ। तो मैंने फिर सेल्फ मारा तो मैं गाड़ी चल पड़ी। जाते धीरे धीरे गया, वही जो गुरुजी ने मेरे को बताया था, ये पहला गियर, ये दूसरा, अभी तीसरा डालने की जरूरत नहीं, दूसरे गियर पे हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। जलंधर बड़ा छोटा सा शहर है, तो उस टाइम पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। तो हम 8-9 मिनट में जलंधर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो गुरुजी अंदर चले गए, कहते तू गाड़ी में बैठ, मैं किसी से मिल के आया था। तो गुरुजी अंदर चले गए और आधा पौना घंटा बाद गुरुजी जब वापस आए तो मैं अंदर बैठा। मैं बड़ा खुश, मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करूं यार, मैंने आज गाड़ी चला ली और गुरुजी ने मेरे को सिखाई गाड़ी। तो जैसे ही गुरुजी आए तो मैं गुरुजी को वापस ले आया तो अगले ही दिन कृष्णा आंटी ने
लुधियाना जाना था किसी डॉक्टर से मिलने को, अपनी मेडिसिन लाने। तो कुदरती उन्होंने सोचा होगा कि मैं गुरुजी से मिलके फिर लुधियाना जाती हूँ। तो गुरुजी ने देख रहे थे कि मतलब कि लुधियाना आना जाना ही करना है, तो किसके साथ भेजूं इसको मैं। तो एक वहाँ छाबड़ा अंकल आते थे, तो उसको बोला, पहले तो मारुति 800 थी जो छोटी गाड़ी आती थी, तो मारुति एक वैन आती थी, वो थोड़ी बड़ी होती थी। तो गुरुजी ने उसकी चाबी ले ली, तो मेरे को पकड़ा दी, कहते जा इन लुधियाने जाना हो तो लुधियाने आन जान कर लो। और मैं गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी अभी कल तो मैंने स्टेशन से कहते नहीं नहीं तू बहुत वधिया गड्डी चलाना, चल चल ले जा इन्हों। कृष्णा आंटी भी देखे इतना छोटा बच्चा ये मेरे को कैसे लुधियाना लेके जाएगा। बट संगत जी ऐसी गुरुजी की कृपा, ऐसा उन्होंने वो थापड़ा पीठ पे दिया, मैं इतने आराम से गाड़ी लुधियाना ले गया, वापस भी ले आया। उसके बाद तो बस मौज ही मौज। बच्चे को इतना कुछ मिल जाए उस टाइम पे तो बच्चा बड़ा खुश होता है। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी ने जो भी मंदिर के काम करने, तो फिर मेरे को भी शौक पैदा हो गया कि अब जहाँ भी जाना है, कोई भी सामान लाना है तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। तो संगत वहां इतनी बैठी होती थी, तो किसी से भी मांग लेते थे तो दे देते थे अंकल। तो काफी समय निकला, तो जब मैं 17-18 साल का हुआ, तो वहां पर गुरुजी के पास एक MS पुल्लर, जो उस टाइम पे DGP ऑफ पंजाब पुलिस के जो बन चुके थे DGP, तो काफी उनका मतलब कि गुरुजी के पास आना जाना होता था। तो मैंने एक दिन उनको बोला, मैं क्या अंकल ऐसा है कि अब मंदिर की सेवा में रहता हूँ, तो कई बार गाड़ी गुड़ी लेके जाता हूँ, तो कोई पुलिस वाला हाथ ना दे दे, तो मेरे को ना लाइसेंस बनवाना है। तो गुरुजी अपना अंकल ने बोला कि ठीक है, मैं कल ऑफिस से लड़के भेज दूंगा, उसको 2 फोटो अपनी पासपोर्ट साइज दे देना। तो जो भी उन्होंने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट बोला, तो मैंने तैयार रखा। मैं वहीं रहता था, वहीं से स्कूल जाता था, गुरुजी के पास ही रहता था। तो स्कूल से सीधा गुरुजी के पास आना, तो बैग में सारा सामान मेरा वही जो गुरुजी के साथ वाला रूम होता था, जिसे हम ट्रीटमेंट रूम भी कहते थे और फ्रिज वाला रूम भी कहते थे। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मैं तैयार रखूंगा, भेज देना। तो अगले दिन उनके ऑफिस से एक पुलिसमैन आया, तो वो फॉर्म उसने हाथ में पकड़ा था, तो उसने बोला कि पुल्लर साहब ने मेरे को भेजा है, लाइसेंस किसका बनाना है। तो मैंने कहा जी मैंने अपना बनवाना है। तो कहते आप मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, तो यहाँ साइन कर दो, तो बन के ही आपका इधर आ जाएगा। तो मैं फ्रिज वाले कमरे में हम बैठे थे, मैं फॉर्म भर रहा था, तो सारा अभी आधा फॉर्म भरा था, तो गुरुजी ना आ गए अंदर के रूम में। गुरुजी ने बोला, कहते ये की करता पिया। मैं कहा गुरुजी वो फिर कई बार गाड़ी लेके जाता हूँ ना, तो डर लगा रहता है कि लाइसेंस बनवा लूं तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने ना ऐसे अपने हाथ में फॉर्म लिया, तो ऐसे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने ना वो फॉर्म फाड़ दिया, मेरा लाइसेंस का फाड़ दिया। तो वो पुलिसमैन भी देखे ये क्या हो रहा है, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। तो जैसे ही फाड़ के मेरे हाथ में पकड़ाया, तो गुरुजी ने बोला, कहते तेनू लाइसेंस दी की लोड़ है, तू तो गुरुआं दा ड्राइवर है। मैं चुप कर गया, थोड़ा अंदर से भी खुश हुआ कि
कि गुरुजी ने ये वरदान दिया मेरे को, तेरे को लाइसेंस की क्या जरूरत है। तो मैंने भी फिर पूरा अपने दृढ़ विश्वास के साथ, आज मैं 45 ईयर का हो गया हूँ, मैंने भी लाइसेंस नहीं बनवाया। मैं कहा जब गुरुजी ने मेरे को वरदान ही दे दिया है तो फिर मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। और आज तक मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ, रोज चलाता हूँ, और लंगर का सामान भी लेके जाता हूँ, सब कुछ सारे काम करता हूँ। ऐसी गुरुजी की कृपा है कि कभी उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, और ना ही आगे पड़ेगी। ये गुरुजी के जो बोल होते थे ना, जो वचन होते थे, इतने अनमोल, इतने गुरुजी के पक्के बोल होते थे। आज हम सत्संग बहुत सुनते हैं, बहुत करते भी हैं सत्संग, बट संगत जी एक बात आपको बता दूं, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत टू दी पॉइंट बात करते थे। ना वो ज्यादा प्रवचन देते थे, ना उन्होंने ज्यादा किसी से बात करनी, जो भी बात करनी टू दी पॉइंट बात करके उसका हल बताना। गुरुजी खुद कहते थे मैं इसलिए ही कम बोलता हूं कि मेरे मुंह से जो निकलेगा ना वो सच होना, उसको रोक नहीं सकोगे तुम लोग। कई बार हंसी हंसी में भी गुरुजी ने कभी किसी को बोल देना, आंटी कम खाया कर, भार बच जाएगा तेरा, बस इतना ही बोलना गुरुजी ने, अगले दिन आंटी का वेट बड़ा होता था। हमने ऐसी चीजें, ऐसी बातें रोज की हमारी होती थी कि गुरुजी ने जो बोल दिया होना ही होना है। जब सेवा में था तो गुरुजी को एक चीज और आपको बता दूं, शायद कम लोगों को पता है, गुरुजी को ना कुकिंग का भी बड़ा शौक था। दाल सब्जी का भी बड़ा शौक था बनाने का। अक्सर ऐसा होता था कि जब गुरुजी किसी के घर जाते थे, या कई बार अपने ही जब अकेले होना, संगत नहीं होनी, तो गुरुजी ने कई बार कहना चलो बेसन का कड़ा बनाने हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कई बार गुरुजी ने सुबह सुबह ज्यादा चाय गुरुजी ने बनानी, खुद पीनी, हम सबको डाल के देनी। मतलब कि ऐसा गुरुजी का ना एक बड़ा शौक होता था एक। तो एक बार गुरुजी ना जलंधर कैंट में किसी के घर गए, आर्मी ऑफिसर के घर, तो कुदरती कुछ सामान रह गया था तो मैं भी देने चला गया। तो वहां सारी संगत बैठी हुई थी, 10-15 लोग थे। तो लंच टाइम था तो गुरुजी ने एक आंटी को बोला, आंटी तू रहन दे, सब्जी बनाना, तेनू नहीं आंदी स्वाद सब्जी बनानी, मैं बनाना। तो गुरुजी ने ना मेरे को कटिंग के लिए, थोड़ा हेल्पिंग के लिए मेरे को किचन में खड़ा कर लिया। तो जो चीज गुरुजी मेरे को पकड़ाते जाए बर्तन, तो मैं धो धो के भी देता जाऊं। तो गुरुजी ने ना मेरे को बोला, कहते बचपन में कहते तू ना खान पीन का काम करे। तो मैंने, मेरा हंसी निकल गई। मैं कहा गुरुजी तुसी मैनू हलवाई बनाना? तो गुरुजी ने ना मेरे पेट पे ऐसे उंगली मारी, कहते ढिड तो तेरा हलवाइयां वर्गा ही आ। वो बात खत्म हो गई। फिर 1-2 बार गुरुजी ने मेरे को बोला तू खान पीन का काम करी। जब पढ़ाई खत्म हो गई, उम्र बड़ी हो गई, गुरुजी ने जब भी, मेरे डैडी ने जब भी मेरे काम के बारे में गुरुजी से पूछना, तो गुरुजी ने मेरे काम के लिए, गुरुजी ने सिर्फ खान पीन का काम बोलना। तो हमने, डैडी ने बोला कि देख तेरे को गुरुजी बचपन से बोल रहे हैं, इस बात को सीरियस लो, अगर
नहीं भी शौक है तो इसको बनाओ, अपना प्रोफेशन बनाओ और चल हम कुछ देखते हैं तो फिर करते हैं। फिर तो एक रिश्तेदारी में हमारे ना कोई बाहर जा रहा था तो उनका हाईवे पे एक ढाबा था, तो वो ऐसे ही चलता ही ढाबा छोड़ के जा रहे थे। तो हमने उनसे बात करी, तो आप हमें बनता है आप हमसे ले लो। तो बात करी तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसे ऐसे वो छोड़ के जा रहे ढाबा। तो गुरुजी ने उसी टाइम मना कर दिया, कहते नहीं कुछ और देखो। तो हम चुप कर गए। तो इन बिटवीन मेरे ब्रदर ने मोटर गैरेज का, वो अपना गाड़ियों का मैकेनिक बन चुका था, वो कोर्स कर रहा था एक कंपनी में, तो उसको गैरेज खोल के देना था। तो गुरुजी ने उसी टाइम बोला हाँ इसको गैरेज खोल के दो। तो मेरा जब भी पूछना तू खान पीन का काम कर, समझ कुछ आए ना मैं क्या करूं। समा निकलता गया। मेरे तीसरे ब्रदर ने विंडो ग्लास का वो काम शुरू कर लिया, उसने शॉप डाल ली। मैं पहले गैरेज में बैठता था, फिर वहां मन नहीं लगा, गाड़ियों का कोई इतना शौक नहीं था। तो फिर मैं अपने तीसरे ब्रदर के पास चला गया, वहां थोड़ा मन लग गया उस बिजनेस में, तो वहां मैं कंटिन्यू करता रहा। गुरुजी फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली के बाद फिर वापस आए थोड़े दिनों के लिए, फिर चंडीगढ़ चले गए, पंचकुला चले गए, फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली चले गए। तो मैं वही अपना ब्रदर के साथ वो बिजनेस रन कर रहा था। तो 2002 में जब गुरुजी जलंधर आए, लास्ट आए थे, तो उसके बाद फिर गुरुजी फिजिकल रूप में जलंधर नहीं आए। 2002 में जब गुरुजी वापस दिल्ली जाने लगे तो सारे माथा टेक रहे थे, तो मैंने भी माथा टेका, मैं एंड में माथा टेका मैंने। तो गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मेरे से दो सवाल करे। गुरुजी ने कहा तेरे कामकार दा की हाल है? मैं क्या गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ਹੁਣ ਤਾਂ दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा। कहते खान पीन का काम करो। उस टाइम पे पता नहीं क्या मेरे अंदर था, तो मैंने ना ऐसे जिंदगी में कभी गुरुजी के सामने किसी ने भी मतलब कि ऐसे सवाल नहीं किया। उस दिन पता नहीं मेरे मुंह से अचानक ही क्या क्या कि क्यों निकला मेरे, ये भी उनकी मर्जी होगी, वो भी उनकी कोई लीला होती है। तो मैंने तुरंत गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी कित्थे करा, तुसी दस दे भी नहीं। तो गुरुजी ना अपनी गद्दी से खड़े हुए उठ के मेरे को कहते 2012। मैं चुप कर गया। मैंने डैडी को बताया, डैडी भी हंस पड़े। डैडी कहते मालका की जो मौज, जो मालकों ने बोल दिया वही होगा, वेट करो 2012 की। बट समझ कुछ नहीं आया था कि क्या होना है। मेरे कारोबार के हालात बदलने हैं, जो काम कर रहा था वो ठीक होना है, कि खाने का काम करना है, कुछ नहीं समझता। सिर्फ गुरुजी हिंट दे गए थे 2012। गुरुजी को हर चीज सब पता होती थी। गुरुजी हमेशा कहते होंगे सी, कहते मेरे को आंदे हो ना काले ना पिया करो, आंदे रहो, बैठो, अपने कर्म कटाओ, और जब आपका कल्याण करने का टाइम आएगा तो मैं खुद उंगली से बुला के तेरा कल्याण करूंगा। मैं वेट करने लगा। जो मेरा बिजनेस चल रहा था वो 2004-05 में बंद हो गया। फिर मैं जॉब करने लग गया। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उस टाइम पे तो बिल्कुल ही जिंदगी अंधेरे में चली गई थी कि हर चीज जो बंदे एक एक चीज गुरुजी से पूछ के करते थे, अब किससे पूछेंगे, अब क्या करेंगे, अब कैसे चलेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो बस टाइम निकला, बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी। गुरुजी ने बोला था 2012 2012, बस शायद 2012 में
कुछ तो होगा जो गुरुजी ने मेरे लिए बोला है। 2012 आ गया तो मैं मेरी गुरुजी के स्वरूप के साथ और ज़्यादा अटैचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें करने लग गया था। और मैं गुरुजी को बोलता था, गुरुजी जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, कब होगा मेरा। तो ऐसे ही जो मन में आता था मैं वो गुरुजी के साथ उस टाइम पे बातें करता था मैं। फिर वो एक बड़ी हंसी वाली बात, ये भी एक मेरी सत्संग का एक हिस्सा ही है, क्योंकि जो मन में आया वो बताना चाहिए सबको। फिर वो टीवी में आने लग गया 2012 में, 12 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो रही है। तो मैं तो वही सोच के बैठ गया, मैं क्या, गुरुजी ने 2012 बोला था, ये तो दुनिया ही खत्म हो रही है, कुछ नहीं करने की जरूरत, आराम से बैठो, काम धंधा बंद, आराम से बैठो, जो मिल रहा है वो खाते रहो, ये साल तो दुनिया ही खत्म हो रही है। 12 दिसंबर 2012 भी निकल गया, दुनिया खत्म नहीं हुई, मैं बैठा था वहीं पर। मैं फिर गुरुजी के साथ, मैं कहा गुरुजी दिसंबर जा रहा है, आपने 2012 बोला था, तो ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। एक हफ्ता निकला तो ऐसे ही मेरे मन में आया, मम्मी डैडी दिल्ली आए हुए थे, तो ऐसे ही मेरे मन में आया, मैं क्या यार इस बार ना बड़ा अंदर से बहुत मैं थक गया था, मैं ना टूट गया था। तो मैंने मन में सोचा, मैं कहा यार इस साल का ना नया साल दिल्ली चलता हूँ। दिल्ली बड़ा मंदिर में बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, जलंधर मंदिर, पंजाब की संगत काफी बिखर गई थी, कोई आता था कोई नहीं आता था, फंक्शन में भी लोगों को बोलना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा 60-70 लोग, फिर 100 लोग। तो ऐसे ही मन में आया कि चलो दिल्ली चलते हैं, तो वहां न्यू ईयर गुरुजी के साथ दिल्ली में मनाता हूँ। तो मैंने डैडी से बात करी, मैं कहा डैडी मेरा ना दिल कर रहा है, मैं भी नया साल यहीं दिल्ली में आके आ जाऊं। मैं कहते आ जा। मैंने 21 तारीख को बात करी, 23 तारीख को मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं दिल्ली पहुंच गया। तो पहले ही वो बात हो रखी थी कि इस दिन मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक हमारे आंटी जी है, नीना आंटी, उनके घर डैडी ने बोला था कि सत्संग है उनके घर, तो तू सीधा वहीं आ जाना, तो फिर हम देखेंगे, फिर तू हमारे साथ जहाँ जाना है वहां चले जाना। मैं कहा ठीक है जी। तो मेरा जो ट्रेन का टाइम था वो 2:30-3 बजे तक मैं उनके घर पहुंचा। तो अंदर से भूख भी बड़ी लगी हुई थी, तो बहुत बड़ा सत्संग नहीं था, लोग नहीं थे। तो एक रूम में सिर्फ 4 कपल आए हुए थे, 8 लोग थे, 10वें मम्मी डैडी और 11वें वो नीना आंटी थे। तो वो रूम में बैठे डैडी सत्संग सुना रहे थे, तो आंटी ने मेरे को बोला कि तेरे को भूख लगी होगी, तू थका है, चल तू लंगर डाल। लंगर उन्होंने डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ था, तो मैंने डाला प्लेट में, तो मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया जाके। तो जैसे ही मैंने लंगर खाना स्टार्ट किया, जब गुरुजी की, मैं तो इसको जो गुरुजी का जो बख्शिश करते हैं, कृपा करते हैं ना, मैं तो इसको कहता हूँ चक्री। जब गुरुजी की चक्री चलती है ना, चक्कर चलता है गुरुजी का, तो फिर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। वो सत्संग, वो जो टाइम जो मेरे साथ स्टार्ट हुआ था, वो सारा गुरुजी का ही रचा हुआ था, सारा का सारा गुरुजी का प्लान था। गुरुजी को पता था इस टाइम पे, इस डेट पे, इस दिन
इसने कहाँ काम शुरू करना और कैसा शुरू करना इसने। गुरुजी एक बात और डैडी को बहुत कहते थे। कई बार जब ऐसे बात चलनी तो गुरुजी ने कहना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। गुरुजी पंजाबी में कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ रोटियां 'ਚ रोटियां मिलनियां। तो बस जैसे ही मैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के लंगर करने लगा तो राइट साइड में आंटी बैठे थे जिनका घर था। तब गुरुजी का वो पूरा जो प्लान किया हुआ जो था वो चक्कर वो शुरू हो गया। और जब शुरू हुआ गुरुजी ने मेरा दिमाग कर दिया ब्लॉक। अब तू अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेगा तू। गुरुजी कहते थे मेरे पास आते हो ना दिमाग ना चलाया करो। और कई बार गुरुजी ये भी कहते थे जब आपका टाइम आ जाता है ना कल्याण कराने का तो कहते मैं उस समय उस बंदे का दिमाग चलाना बंद कर देता हूँ। अब तेरा दिमाग नहीं चलेगा मेरा चलेगा। कई बार होता है कि किसी इंसान को कुछ सूझता नहीं है, कुछ उसको समझ नहीं आता, वो परेशान भी हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा दिमाग कर दिया ब्लॉक। मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था अब मेरे साथ अब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस कारण हो रहा है। मेरे को वही स्टाइल में आंटी ने 2 सवाल पूछे जो गुरुजी ने 2002 में पूछे थे मेरे से। तेरे काम करदा की हाल है, तू खान पीन दा काम क्यों नहीं शुरू करता। जैसे ही आंटी ने पूछा तेरे काम करदा की हाल है, मैं कहा आंटी ठीक है। उसी टाइम आंटी ने बोला तू खान पीन दा काम क्यों नहीं करदा। और मैं ना लंगर छोड़ के मैं अंदर से तो वैसे ही चल रहा था मेरा अंदर सारा कुछ। तो मैंने लंगर छोड़ा तो मैं ना आंटी की तरफ देख के मैंने बोला, मैं कहा आंटी गुरुजी भी बहुत कहते थे। मैं कहा बट गुरुजी ने बताया ही नहीं कभी भी कैसे करना है कहाँ करना है। उसी टाइम जवाब आता है आंटी के मुंह से, तू यहाँ पर कर, इतना बड़ा गुरुजी का सर्कल है, इतने सत्संग में जाते हैं, तू यहाँ क्यों नहीं करता। और जो गुरुजी का टेस्ट है, तेरी मम्मी ने 18 साल गुरुजी के लिए लंगर बनाया, तुम लोगों को पता है कि टेस्ट कैसा था गुरुजी का, गुरुजी कैसा खाना खाते थे, तो तेरे को यहाँ से करना चाहिए। तो फिर मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी देखो आप समझ नहीं रहे, मैं बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है। आप ये समझ लो कि मैं अगर दिल्ली से वापस जाऊंगा ना तो मैं डैडी से किराया लेके जाऊंगा। मैं दिल्ली में तो कुछ भी नहीं सोच सकता कि मैं यहाँ काम कर लूं। वो आंटी सुनी ना मेरी बात। आंटी ने उसी टाइम फोन उठाया, फोन उठा के उस टाइम पे बैम्बी आंटी अपने घर पे हर महीने सत्संग करते थे गुरुजी का। तो आंटी को फोन किया, नीना आंटी ने तो बोला बैम्बी इस बार का लंगर तेरा बाबा बनाएगा। तो आंटी ने भी उसी टाइम ओके कर दिया, ठीक है उसको बता दो ये बनेगा। एक कड़ी प्रसाद था, एक आलू थे जीरे वाले, उसको ये बता दो ये बनेगा तो अपनी तैयारी कर ले। तो मैं एकदम से थोड़ा परेशान हो गया, मैं क्या यार मैं आया किस मतलब के चक्कर में हूँ, ये किस चक्कर में मेरे को डाल रहे हैं। तो मैं भागा, मैं आंटी को कॉर्डलेस में फोन पे बात कर रहे थे तो मैं भागा आंटी के सामने खड़ा हो गया। मैंने जोर से बोला, मैं कहा बैम्बी आंटी मेरे से नहीं होगा, आप अपना प्रोग्राम जारी रखना, मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी किया ही नहीं, इतने लोगों का खाना कभी बनाया ही नहीं मैंने। उनके घर उस टाइम पे 200-250 संगत आती थी। तो बाद में मेरे को आंटी ने बताया, तो मैंने आंटी से जब पूछा बाद में, तो मैंने पूछा, मैं कहा आंटी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी थी। और एक ही जवाब आया, कहते बाबे गुरु जी दी सौं तेरा एक शब्द नहीं मेरे को सुनाई दिया।
मैं उस बात पे भी बड़ा हैरान हुआ था कि गुरुजी क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। बस करवाने वाला बंदा चाहिए। गुरुजी तो हमेशा कहते थे, कहते मैं देन ही आया, किसी ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ नहीं आंदा। कहते लैण वाले तो बनो, मैं तो देन वास्ते बैठा इत्थे। बात हुई तो मैं अपनी सीट पे आ गया। अब देखो जी गुरुजी का और क्या मेहरे करते हैं गुरुजी। वो सत्संग में सिर्फ 4 कपल आए हुए थे। वो ही 4 कपल सबने अपना लंगर डाला, ड्राइंग रूम में बैठने शुरू हो गए। एक अंकल ने पूछा क्या बात हो रही है। आंटी ने बोला बावे को ना यहाँ खाने का काम शुरू करवाना है। तो मैंने फिर बोला मैंने कहा आंटी देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसके लिए सिलेंडर चाहिए, भट्टी चाहिए, पतीले चाहिए, कढ़ाई चाहिए। मैं कहा मैं कहाँ से लाऊंगा। बस इतनी बात बोली। एक अंकल बोले, सामने बैठे थे, कि कुछ समय हुआ है हमारे स्टोर में ना 3 बड़े बड़े पतीले हैं, वो पता नहीं कब के पड़े हुए हैं, तू ले जा। गुरुजी ने पतीले दे दिए। एक आंटी बोली कि मैं भोगल, अभी 4 दिन पहले मैं भोगल गई थी अपने घर का राशन लेने, सामान लेने। एक बहुत बड़ी भट्टी जो गैस भट्टी होती है वो मैं ले आई, पता ही नहीं क्या सोच के ले आई, क्या आया उस टाइम पे दिमाग में, मैंने लाके अपने गैरेज में रखी हुई है। और मेरे आज तक अभी तक एक सर्वेंट ने पूछा कि मैडम इसको क्यों उठा लाए, इसका घर में क्या काम है। तो कहती मैं वही कह के अभी भी सत्संग में आई हूँ कि मेरे को नहीं पता ये भट्टी मैंने क्यों खरीदी और कैसे लेके आई मैं। तो आंटी ने बोला शायद वो तेरे लिए मैंने ली थी, गुरुजी ने तेरे लिए मतलब कि मैंने खरीदी थी। एक आंटी बोले, तीसरे कहते हमारे पास ना एक लोहे की कढ़ाई पड़ी है बहुत बड़ी। तो मैं तेरे अंकल को कह रही थी पहले घर बड़ा होता था, अब फ्लैट में आ गए हैं, तो ये आते जाते ना पाँव में लगती है, तो इसको ना बेच दो कबाड़िए को। पिछले संडे तो कहते तेरे अंकल ने बोला, ऐसे उठाई भी कि चल मैं बेच के आता हूँ। कहते तेरे अंकल ने बोला छोड़ दिया फिर कढ़ाई को कि मैं आज नहीं बेचूंगा, अगले संडे बेचूंगा। वो शायद गुरुजी ने तेरे लिए रखवाई थी। बैठे बैठे गुरुजी ने सारा सामान इकट्ठा कर दिया और जिनके घर बैठे थे उनके घर 3 सिलेंडर पड़े थे और 2 सिलेंडर पूरे फुल भरे हुए थे। तो आंटी ने बोला ये सिलेंडर तू ले जा, मेरे तो किस काम के नहीं है, क्योंकि जब से पाइपलाइन आई है ये बिल्कुल मेरे यूज के नहीं है। बैठे बैठे गुरुजी ने सारा सामान इकट्ठा करा दिया। और जो चौथे अंकल बैठे थे, चौथे कपल जो बैठे थे, उनके पास कोई सामान नहीं था। तो गुरुजी जब कृपा करने आते हैं ना, कोई खाना नहीं खाली छोड़ते, कोई भी। और गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते मैं काम पक्का करदा, मैं कच्चा काम नहीं करदा, मेरे काम पक्के होंदे आ। वो अंकल राजीव अंकल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। वो अंकल थे उस टाइम पे हयात होटल जैसे हल्दीराम फूड एडवाइजर। अब मेरे पास नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तेरे लिए सामान तो नहीं है, बट मैं तेरे को बेसिक सारा समझा सकता हूँ कि ये खाने के काम में कैसे कैसे तेरे को चलना है। तो उन्होंने मेरे को क्लासेस मेरी लेके उन्होंने फिर सारा समझाया मेरे को। मैं बैठा था, थोड़ा परेशान भी था, फिर मम्मी ने आके मेरे को समझाया कि क्यों परेशान हो रहा है, अपने ही लोग हैं, करते हैं, कुछ गलती हो जाएगी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, क्या हो जाएगा। मैंने कहा जी चलो ठीक है। नॉलेज लेने इकट्ठी कर दी और थोड़ा लिस्टें बनानी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे को ये भी सिखाया
कि लिस्टें कैसे बनानी है, कैसे सामान लाना है। वो सारा सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैं जब वहां 26 तारीख को उनके घर सत्संग था, तो जब उनके घर में सामान लेके जाना था तो मेरे को आंटी ने बोला, ये हमारे घर के पीछे ना, जिनके घर ये सारी बात हो रही थी, अभी बैम्बी आंटी के घर मैंने जाना था। तो मेरे को बोला, मैंने पूछा आंटी मैं सामान कैसे लेके जाऊं? तो आंटी ने बोला घर के पीछे ना वो साइकिल रिक्शा, वो रेड़े टाइप होते हैं, तो वहाँ खड़े होंगे, तो कोई भी एक पकड़ के ले आ, सामने तो जाना, एक सड़क ही तो क्रॉस करनी है, तो उसमें सामान रख ले, तो तू ले जा सामान। तो मैं गया, ऐसे 7-8 वो रेड़े वाले खड़े थे। तो मैंने पहले भैया से बात करी, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे सामान यहाँ से उठा के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी जाना है, तो चलोगे? हाँ, कहता चलूंगा। मैं कहा चलो आज। सामान लोड किया, मैं लेके पहुंच गया वहां पर। जैसे ही पहुंचा तो मेरे को बैम्बी आंटी का एक लड़का आया, तो उन्होंने बोला कि मेम साहब बोल रहे हैं कि लिफ्ट की सर्विस चल रही है, आपको सामान सीढ़ियों से लेके जाना पड़ेगा, 2nd फ्लोर, लंगर ऊपर बनेगा। तो मैंने रिक्शे वाले को बोला, मैं कहा भैया सामान ऊपर मेरे साथ पहुंचा दोगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। हाँ हाँ, कहता कोई नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। चलो जी, हम सामान लेके पहुंचे ऊपर। पहुंचे तो मैं अब देख रहा हूँ सब्जियां पड़ी है, बोरा पड़ा है उसका राशन का। अब मैं सोचूं मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी। मम्मी ने आना था मेरे पास 2-2:30 बजे, सारे वो अपना तड़के मारने, तो मम्मी ने बोला उस टाइम पे हम करेंगे। तो मैं अभी सोच ही रहा था कैसे शुरू करूं। तो वो जो रिक्शे वाला जो मेरे पीछे खड़ा था, तो वो उसने बोला, कहता सरदार जी अभी लेबर आएगी। मेरी ना जोर से हंसी निकल गई। मैं कहा यार काहे की लेबर? मैं कहा मेरे को फंसा दिया इन्होंने। कहते आप अकेले बनाओगे लंगर खाना? मैं कहा हाँ। तो मैंने ना उसको पैसे दिए, मैं कहा तू जा यार, मेरे को करने दे, तू जा अपना काम कर। तो वो गया नहीं, वो थोड़ा सा पीछे हटा, फिर रुक गया वो। तो मैं थोड़ा बहुत सामान खोलना शुरू किया, तो कुछ सोचने लग गया फिर। तो रिक्शे वाला खड़ा था पीछे, तो उसने बोला, मैं कहा तू गया नहीं यार, तू जा यार, मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। और मैं फिर सोचने लग गया, यार मैं खाना बनाने आया हूँ, मेरे पास चाकू ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लेके आया। तो मैंने सोचा चल वो तो मैं इनकी किचन से ले लूंगा। तो अभी इतना सोच रहा था तो वो रिक्शे वाला बोला, कहता सरदार जी आपको एक बात बताऊं? मैं कहा हाँ जी, आप भी बताइए जी। कहता ये मेरे को ना रिक्शा चलाते समय थोड़ा ही समा हुआ है, मैं पिछले 10 साल से हलवाई का काम करता हूँ। तो मैंने तो देखा, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो तू तो देवता बन के आया। मैं कहा मेरे को मेरी हेल्प कर दे, जो तेरी बनेगा दिहाड़ी मैं तेरे को दे दूंगा। तो उसने बोला, कहता रुक जाओ, मेरे को लगता है आपके पास चाकू छुरी भी नहीं है। मैं कहा नहीं है। कहता मैंने रेड़े की सीट के नीचे रखा हुआ है, तो मैं अभी लेके आया। तो वो आया, सारी कटिंग शटिंग हो गई, शाम तक लंगर बन गया। 4-4:30 बजे तक सारी संगत आनी शुरू हो गई। जैसे ही संगत आनी शुरू हुई, उस टाइम पे गुरुजी ने ऐसे फिर दिमाग खोला मेरा, पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में वो चली, पूरी रिवाइंड होके वो चली सारी। फिर मेरे को समझ आया 26 दिसंबर जो गुरुजी के बोल थे, 26 दिसंबर 2012 को यहाँ पर काम करना है, ऐसे काम करना है। फिर सारा कुछ क्लियर हो गया। और ऐसी गुरुजी ने कृपा करी है, 26 दिसंबर 2012 से मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट ये सत्संग सिर्फ सुनाने का मतलब ये है
ये गुरु जी की जो कृपा है ना जी, व्यर्थ भी नहीं जाती और इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। हम जितना आके किसी भी दर पे जाते हैं, हम इंसान बड़े सेल्फिश हैं। हम सोचते हैं जाते ही हमारा काम हो जाए। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर जाते ही हमारा काम नहीं हुआ तो हमारे पापा की जो पंड है वो बहुत भारी है। जो कर्म हमने किए हैं वो अभी तक बहुत भारी हैं। सेवा करके, पाठ करके, सिमरन करके, सत्संग सुन के, सत्संग बोल के, ये पहले पंड खत्म करनी पड़ेगी। और ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, गुरु जी कहते सी कहते जब तक तुहाडा भांडा खाली नहीं होएगा मैं उहदे विच कुछ नहीं पावांगा। तुहानू अपना भांडा खाली करना पैना। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर में जो बैठा है ना, जो चल रहा है कि मैं ही मैं हूं, मेरा उसने बुरा किया, मेरा उसने नुकसान कर दिया, मैं बड़ा काम का था, मेरे भाई ने मेरे को मार दिया, ये जब तक चलेगा ना, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिला है, तब तक आपके अंदर से वो चीजें नहीं निकलेंगी। आपका बर्तन नहीं खाली, आपका मन अंदर से नहीं खाली होगा तो आप गुरु जी से कुछ नहीं ले पाओगे। जितना मेहनत गुरु हमारे लिए करता है, हमारी जिंदगी संवारने के लिए, हमारे रिश्ते संवारने के लिए, हमारी अच्छी सेहतें देने के लिए, गुरु जैसी मेहनत तो हम नहीं कर सकते, बट उतनी तो कर सकते हैं ना कि गुरु हमारा खुश रहे हमसे। बाकी गुरु जी की इतनी अपार कृपा है, इतनी कृपा है, तो इतने सत्संग है गुरु जी के, हम सुनाते जाएंगे। मतलब एक बात को समझना है, बस एक बात को, जो हमेशा हर किसी को गुरु जी कहते थे कि तू मैनू याद कर, मैं तेरे काम करा। हमने इतनी याद पे गुरु जी की करनी है, इतनी याद पे चले जाना है कि दूसरा हमें कोई नहीं दिखना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में। एक बेड़ी ते बैठांगे ताई पार लगांगे, अलग अलग बेड़ियां ते बैठांगे ते गोते ही खावांगे। असे एक चुनना पैना सानू। जब तक हम एक नहीं चुनेंगे, एक से प्यार नहीं करेंगे, एक को ही नहीं याद करेंगे, तब से हमारी शुरुआत नहीं होगी। मैंने गुरु जी को रूबरू देखा है। जो गुरु जी है वो दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं दावे से मैं अपनी बात आपके ऊपर रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उधर ना जाओ, इधर ना जाओ, सिर्फ गुरु जी के पास रहो। मैं अपनी बात करता हूँ, गुरु जी जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जो गुरु जी हमारा कल्याण कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे इतने बढ़िया बाग है, इतने अच्छे बाग है, जो आज हम गुरु जी की शरण में बैठे हैं। और मैं यही अरदास करूंगा सारी कि हम गुरु जी के चरणों को छोड़ के कहीं ना जाएं, सोचे भी ना। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पेड़ से अगर कोई डाल टूट जाए, कोई पत्ता भी टूट जाए, दुनिया की ताकत दोबारा उसे जोड़ नहीं सकती। गुरु जी इतने बड़े विशाल पेड़ हैं, हम इनके साथ बैठे रहें, इनके साथ ही चिपक के रहें और इनसे ही सब कुछ लें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। वाकई में आपने ठीक ही बोला है कि हम एक लड़ पकड़ के चढ़े और अपने पापों को धो दे, हम पार लग सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है।
जो आपने हमें गुरुजी के बारे में इतना बताया और हमें भी वहाँ ले चले। हम तो गुरुजी से फिजिकली मिले नहीं, पर आपने मतलब वो समय ऐसा बांध दिया कि हमें ऐसे लगा जैसे हम भी वहीं बैठ के आपके साथ गुरुजी को देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।